हेलो बच्चों। तो कैसे हो सभी लोग? मैं आशा करता हूं सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है तरल गतिकी। अब तरल गतिकी होती क्या है, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। देखो, हमने जब आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ी थी, तरल स्थैतिकी पढ़ी थी, तब मैंने आपको यह परिभाषा दी थी, जब तरल के कण आपस में सापेक्ष गति ना करें या फिर तरल जो है वो वर्तन की दीवार के सापेक्ष स्थिर हो, तब तरल स्थैतिकी पड़ी जाती है भाई। लेकिन अब जो है तरल, वो वर्तन की दीवार के सापेक्ष गति कर रहा है या उनके कणों के बीच में आपसी सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो तरल का अध्ययन है वो आपकी तरल गतिकी कहलाती है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, आसान है, आसानी से याद हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब तरल इस तरह गति करता है कि तरल के कणों के बीच सापेक्ष गति हो, तो तरल बहता हुआ कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है या कोई पाइप है, इस पाइप में से पानी जा रहा है, तो हम कहेंगे ये तरल बह रहा है, क्योंकि इसके अंदर सापेक्ष गति भी हो रही है, साथ ही साथ आपकी इसमें डिफरेंट, हम कहें बर्तन के सापेक्ष जो है, बर्तन जो दीवार है इसके सापेक्ष भी कणों की गति होती है। अब तरल के प्रवाह भी हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नियत प्रवाह किसे कहते हैं, स्टडी फ्लो किसे कहते हैं, तो ये ध्यान से समझना बेटा। जैसे कि मान लो किसी सिलेंडर या किसी पाइप में पानी बह रहा है ना। इस सिलेंडर में किसी मैंने बिंदु को ले लिया, ठीक है, कुछ फ्लूइड बह रहा है, इस पॉइंट पी पे मैं कंसीडर कर रहा हूं। यदि इस पॉइंट पी पर समय के साथ घनत्व में परिवर्तन ना हो, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विद टाइम एट पॉइंट पी 0 हो, समय के साथ इस बिंदु पी पर वेग में परिवर्तन ना हो, dvp/dt 0 हो, साथ ही साथ इस पॉइंट पी पर प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा हो समय के साथ, तो यानी कि इसका भी रेट ऑफ चेंज 0 हो, तब हम कहेंगे ये स्टडी फ्लो है। क्या है ये? स्टडी फ्लो है। तो क्या है परिभाषा, देखिए, नियत प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें तरल का वेग किसी बिंदु पर समय के साथ नहीं बदलते। अन्य बिंदु पर तरल के वेग अलग हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहां पर अगर मैं कहूं क्यू पॉइंट पर, तो वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, पर क्यू पॉइंट पर भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। नियत प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कण एक ही पथ का अनुसरण करते हैं, एक ही प्रवाह रेखा में या रेखा से गुजरते हैं। मतलब क्या है कि मान लो यहां पर कई सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं लाइन से, ए बी सी। अब ये हम कह रहे हैं एक प्रवाह रेखा है, जिसे हम स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं। तो बेटा जब मान लो ए पी बिंदु पे गुजरा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो जब बी भी गुजरेगा, तो बी की भी वेलोसिटी वही होगी। तो सब एक ही रेखा में एक पाथ को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ये रेखाएं स्ट्रीम लाइन, जिन्हें हिंदी में धारा रेखा भी कहते हैं। तो एक ही प्रवाह रेखा पर आपके चलते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हुए लगेंगे। समझ में आ रही है ना बात? आसान बातचीत है भाई। अच्छा, तो स्ट्रीम लाइन, अब देखो, दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटेंगे, मान लो एक स्ट्रीम लाइन ये, यानी कि धारा रेखा ये, दूसरी ये, तो यार इस बिंदु पर जो है कण कहाँ जाएगा, है ना। तो इस कण, जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है, वहां पर हमारी जो दिशा है, कण के गमन की दिशा है, वो निश्चित नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये पॉइंट भी है, यह पथ धारा रेखा कहलाता है। धारा रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि वे यदि वो एक दूसरे को काटती हैं तो कण प्रतिच्छेद बिंदु पर किसी भी दिशा में गमन कर सकता है और फिर प्रवाह नियत नहीं रह सकता। सिंपल सा डेफिनेशन, आसान सी परिभाषा भी हमने समझी। अब इसके बाद अगली समझते हैं धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह।
धारा रेखीय प्रवाह का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा, आसान सा है। अच्छा, इसे इंग्लिश में लैमिनार फ्लो भी कहते हैं और विक्षुब्ध प्रवाह को इंग्लिश में टर्बुलेंट फ्लो भी कहते हैं। तो बेटा देखो, यदि आपका द्रव सतह में प्रवाहित हो, यानी कि हम कह रहे हैं एक तल के ऊपर द्रव का दूसरा तल जो है स्लाइड कर रहा है ना, एक तल के ऊपर दूसरा जो है स्लाइड कर रहा है। तो हम देखो, जैसे ये ऐसे चल रहा है, इसके ऊपर दूसरा तल चल रहा है, तो कई सारे प्लेन्स के फॉर्मेट में चल रहा है, स्लाइड कर रहे हैं ये प्लेन एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे प्रवाह को हम लैमिनार फ्लो या धारा रेखीय फ्लो कहते हैं या प्रवाह कहते हैं। तो धारा रेखीय प्रवाह वह प्रवाह है जिसमें तरल के कण सुपरिभाषित धारा रेखाओं जो कि सीधी व समांतर होती हैं, जैसे आप देख रहे हो ना कि अनुदिश गति करते हैं। धारा रेखीय प्रवाह में अलग अलग बिंदुओं पर वेग का परिमाण अलग अलग हो सकता है, उसकी दिशाएं किंतु समांतर रहती हैं। इसलिए कण एक दूसरे पर फिसलती हुई परितों के रूप में गति करता है। वही बात है जो मैंने बताया, कई सारी परत हैं, तल हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो ऐसे प्रवाह को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। इसके बाद आता है विशुद्ध प्रवाह। अब देखो, विशुद्ध प्रवाह का मतलब क्या है? जैसे कभी आपने घर में पानी की टंकी खोली तो आपने देखा बड़ा बढ़िया से फ्लो हो रहा है, लेकिन टंकी बहुत तेजी से खोल दी, पानी के कण जहां तहां इधर उधर फैलने लगे, गिरने लगे। तो ऐसे प्रवाह को हम कहते हैं विशुद्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि वो किसी भी अनियमित तरीके से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो आपका विशुद्ध प्रवाह एक अनियमित प्रवाह है, इसमें ऊर्जा की हानि भी होगी, जिसमें कण यादृच्छिक आपकी गति, यानी कि जिस तरीके की गति रैंडम मोशन करते हैं। अब इसके कारण जो है भंवर धाराएं देखिए क्या इस तरीके से बनने लगती है, रोटेशनल मोशन होने लगता है। देखा होगा जैसे पानी जो है, आपने देखा है सिंक के अंदर पानी भर दो, अचानक से हाथ हटा लो, ऐसे गोल 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 सब भंवर बनने लगता है। तो ये भंवर धाराएं होती हैं। तो इस तरीके के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बहुत आसान सी इसकी परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब संपीड्य और असंपीड्य जो प्रवाह है उसे क्या कहते हैं? देखो, संपीड्य का मतलब दब जाए, दब गया तो डेंसिटी बदल गई। तो यदि किसी तरल का घनत्व जो है परिवर्तित हो रहा है, क्या परिवर्तित हो रहा है? घनत्व। तो ऐसे द्रव आपके संपीड्य, तो अगर घनत्व परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है? संपीड्य द्रव कहलाते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहलाते हैं। और अगर फ्लो में आपकी डेंसिटी चेंज हो रही है तो ऐसा क्या कहलाता है? कंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है। असंपीड्य प्रवाह की बात करें, इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करें, तो ऐसे प्रवाह में तरल का घनत्व सभी स्थान पर एक जैसा रहता है। सामान्यतः द्रव जो है आपके असंपीड्य होते हैं, किंतु गैसें जो होती हैं आपकी वो संपीड्य होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। तो एक बार परिभाषा देख लीजिएगा, संपीड्य प्रवाह में तरल का घनत्व एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलता रहता है। ये बात हमारी निश्चित है, इसमें तरल का घनत्व नियत नहीं रहता, जबकि असंपीड्य प्रवाह में तरल का घनत्व सभी जगह समान रहता है। तो द्रव सामान्यतः असंपीड्य जबकि गैसें सामान्यतः संपीड्य होती हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। अब घूर्णित प्रवाह और अघूर्णित प्रवाह किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर मैं कहूं कि एवरेज रोटेशनल वेलोसिटी जो है ना लिक्विड की, यानी कि औसत घूर्णन जो गति है, वेग है, यदि वो शून्य है तो आपका ऐसा प्रवाह या फ्लो कहलाएगा आपका घूर्णित, माफ कीजिएगा, अघूर्णित प्रवाह, है ना। तो जैसे मान लो समांतर रेखाओं में चल रहा है, तो ऐसे में रोटेशनल एवरेज रोटेशनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे अघूर्णित प्रवाह। लेकिन यदि आपके किसी अक्ष के परितः आपका लिक्विड का जो है किसी बिंदु के सापेक्ष या अक्ष के परितः जो है कण आपके गोल गोल घूम रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो एंगुलर वेलोसिटी है
या हम कहें जो घूर्णन वेग है वो शून्य नहीं होता, तो ऐसे आपके कहलाते हैं घूर्णित प्रवाह। ठीक है, देखा होगा मैंने जो डिस्कशन किया तब कि एकदम से विरल बनने लगते हैं या हम भंवर धाराएं बनने लगती है, वो घूर्णित प्रवाह का ही एक उदाहरण है। ठीक, अब सांतता समीकरण, जैसे इंग्लिश में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं, ये क्या कहती है? सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एप्लीकेबल किन के लिए लगा सकते हैं? जो आपके इनकम्प्रेसिबल, जिनका घनत्व तो परिवर्तित नहीं होता, उनके लिए ही लगाते हैं। अब इसका एक बहुत छोटा सा मैं पहले आपको उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। देखो, आपने बच्चों कई बार देखा होगा कि जैसे पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है, आपने अंगूठा लगाया, उसका क्षेत्रफल कम कर दिया। जैसे क्षेत्रफल कम किया, पानी की धारा का वेग बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, पानी की धारा का वेग घट गया। यानी कि धारा का वेग कहीं ना कहीं पानी जिस क्षेत्रफल से बाहर निकल रहा है उसके मान पर निर्भर कर रहा है। जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ज्यादा वेग का मान होगा, जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना वेग का मान कम होगा। यही है, तो ये क्या कहना चाहते हैं हम कि जो क्षेत्रफल है और वेग का मान है उसका गुणनफल नियत रहता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आप इस चित्र में देखिएगा, ये देखिए, ये एक आपका पाइप है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से पाइप है। अब इस पाइप के अंदर v1 वेलोसिटी से a1 अनुप्रस्थ काट पर पानी या फिर कोई भी लिक्विड अंदर की तरफ आ रहा है, और यहां पर v2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। a2 इसका जो जिस जगह से निकल रहा है उसका क्षेत्रफल है। अब देखिए, मैं बात करूं डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में कितना पानी अंदर आएगा या कोई भी द्रव कितना अंतर आएगा? नली में आने वाले द्रव का द्रव्यमान, तो क्या होगा द्रव का द्रव्यमान? देखो, ये कितना वॉल्यूम हुआ बच्चों? कैसे निकालोगे? वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर होता है अनुप्रस्थ काट की मान गुणा दूरी। तो ये जो है आपका अनुप्रस्थ काट कितना है? a1। देखो, द्रव्य मान, मास कितना होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आया अंदर? तो रो डेंसिटी, और वॉल्यूम बेटा कितना आया अंदर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1। कितना डेल्टा टी में अंदर चला है ये? v1 डेल्टा टी। नली से द्रव का द्रव्यमान, तो देखो, इट इज रो डेंस, द्रव आपका द्रव तो समान है, इनकम्प्रेसिबल है, तो रो v2। ठीक है ना? अब जो इन मास हुआ वही आउट मास होगा, मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास से कह सकते हैं, या फिर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो ये रो a1v1 डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा रो a2v2 डेल्टा टी। ठीक है, रो से रो कैंसिल हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यहां आ गया a1v1 इज इक्वल टू a2v2, या हम ये कह सकते हैं एवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा वेग उतना कम, जितना क्षेत्रफल का मान कम उतना वेग ज्यादा। तो ये सांतता की समीकरण है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है, कृपया इसे याद रखें। और ये एक स्कूल साथ साथ नीट और जेई एग्जाम तीनों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, तो कृपया इसे जरूर याद रखें। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर कुछ और चीजें पढ़ेंगे अभी, तो फटाफट नोट करिए। चलो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम। एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है ये,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो क्या है बर्नौली की प्रमेय, क्या है बर्नौलीज थ्योरम, आइए समझते हैं। सबसे पहले जब कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा होता है ना, तो उसके पास कुछ एनर्जीज होती हैं, यानी कि कुछ ऊर्जाएं होती हैं। कौन कौन सी ऊर्जाएं हो सकती हैं? एक तो उसके पास दाब ऊर्जा होती है, दूसरी उसके पास मूवमेंट है, चल रहा है, तो उसके पास होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तीसरी है उसके पास होती है स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो यहां पर तीन प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो हमने समझी, ठीक। तो इन ये जो बर्नौलीज थ्योरम है ना आपकी, बर्नौली की जो प्रमेय है ना बच्चों, ये डिपेंड किस चीज पे करती है? ये डिपेंड करती है आपकी, हम कहें कि इसके अंदर है क्या, किस पे निर्भर है, ये किससे बनी है? तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब क्या है बर्नौली की थ्योरम और साथ ही साथ ये कहाँ एप्लीकेबल है, उनको समझते हैं। तो ये आइडियल फ्लूइड्स पे लगती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आइडियल फ्लूइड की, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। आइडियल फ्लूइड आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसी बात को मैं हिंदी में बोलूं तो बोलूंगा तरल असंपीड्य होता है। सबसे पहले आदर्श तरल असंपीड्य होता है। आदर्श तरल अशयान होता है, मतलब तरल की परतों के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है। तरल का प्रवाह नियत होता है, यूनिफॉर्म आपका मोशन रहता है, ठीक है। उसमें आपके मोशन में स्टडी मोशन जैसे बोलना चाहिए, स्टडी मोशन रहता है, स्टडी फ्लो रहता है। अघूर्णित इरोटेशनल, कोई भी भंवर धाराएं उपस्थित नहीं होती हैं। तो अब एक एक करके जो तरल के अंदर उपस्थित ऊर्जाएं हैं इसको समझते हैं। तो तरल के प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर तीन प्रकार की ऊर्जाओं से संबंधित होता है ना। तीन प्रकार की ऊर्जाएं आपकी होती हैं। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तरल मूव कर रहा है तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर, जो भी मास है उस मतलब क्षेत्र, मतलब उस द्रव का, उसकी बात हो रही है। अब हम अगर जानना चाहें कि एकांक आयतन में कितनी गतिज ऊर्जा संचित है गति के कारण, तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। भाई क्या करोगे? वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, आयतन से भाग दे दोगे। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? ये होती है आपकी डेंसिटी। तो ये हो गया 1/2 रो वी स्क्वायर। तो क्या गतिज ऊर्जा समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें, परेशानी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा, जैसे मान लो ये आपका एक पाइप है, किस तरीके से मीजर करेंगे इसको जरूर याद रखिएगा। अब जैसे पानी यहां पे पहुंचा है ना, यहां पहुंचा, यह हाइट h2 पे, तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी ना यहाँ पे कुछ mgh। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति एकांक आयतन में कितनी है, तो प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा को आयतन से भाग दीजिए। मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन बराबर किसके होता है? डेंसिटी के। तो रो जी एच आपका हो गया ये। तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। अब समझते हैं दाब ऊर्जा। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम देखेंगे इसको आराम से समझेंगे। जैसे मान लो बेटा ये आपका एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और यहां पर एक पिस्टन है। यहाँ क्या है? एक पिस्टन है। अब आपने क्या किया? इस पिस्टन को मूव किया। तो देखो यहां मान लो h हाइट है, तो कुछ प्रेशर लग रहा होगा, कुछ प्रेशर लग रहा होगा P। तो बाह्य बल ने कुछ इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया होगा। बाह्य बल ने पिस्टन को अंदर की तरफ मूव कराने के लिए आंतरिक दाब के कारण लगने वाले बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया होगा। वो कार्य दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखो कितना कार्य हुआ होगा? कार्य बराबर बल, बल बराबर क्या होगा? प्रेशर, यानी कि दाब गुणा क्षेत्रफल। और मान लो ये डेल्टा एक्स अंदर चला, कितना अंदर चला? डेल्टा एक्स अंदर चला।
है ना। तो ये हो गया डेल्टा एक्स। अब A इंटू डेल्टा एक्स बच्चों क्या हो जाता है, ये हो जाता है वॉल्यूम, आयतन। तो ये हो गया पी ए डेल्टा एक्स, जिसको मैं लिख दे रहा हूं पी वी। तो वर्क कितना हो गया पी वी, ये किसके रूप में, किस में संचित हो जाएगा, हमारी ये संचित हो जाएगा आपके प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा के फॉर्म में। तो अगर दाब ऊर्जा हमें निकालनी है पर इकाई आयतन पर, तो ये हो जाएगा एकांक आयतन पर कितना हो जाएगा, P के बराबर। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रति एकांक आयतन पर होती है प्रेशर के बराबर ही। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आसान सी थी। अब देखो बर्नौली की प्रमेय कहती क्या है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक अनियमित तौर का एक पाइप है, दिख रहा होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ये हाइट डिफरेंट है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी अलग अलग होंगी। तो देखो वाकई में वर्क क्या हुआ होगा, नेट वर्क क्या हुआ होगा। P1 दाब ने पानी को अंदर घुसेड़ा, तो इसकी वजह से कार्य हुआ होगा, हम पहले समझ लेते हैं पॉजिटिव। तो P1 ने पानी को मान लेते हैं डेल्टा V से अंदर डाला, या V से अंदर V वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो V वॉल्यूम से अंदर डाला। लेकिन P2 कहाँ है, P2 अंदर की तरफ लग रहा है, पानी किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो इसका कार्य जो होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा। तो ये हो गया P1 माइनस P2 इंटू वी। बोलो बच्चों, अब आपने पढ़ा है एक चीज, क्या मैंने पढ़ाई है अपनी क्लास में, भूल मत जाना, कि जो आपका कार्य होता है वो दो ऊर्जाओं में परिवर्तन के बराबर होता है। पहली है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा में हम प्रति एकांक आयतन की बात करेंगे बाद में, चलो अभी हम देखें तो कितना परिवर्तन आ जाएगा, कितना परिवर्तन आ जाएगा गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा एम जी एच टू माइनस एच वन। क्यों भाई, यहां पर एम जी, मैं कह रहा कि यहां इस तल पर गतिज ऊर्जा शून्य है, तो इसे कहेंगे जेड पी ई एल। क्या मतलब होता है इसका, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, शून्य स्थितिज ऊर्जा का स्तर या तल। ठीक है, तो यहां पर कितनी होगी mgh1, यहां पे कितनी होगी mgh2। परिवर्तन कितने का आया, mgh2 माइनस mgh1। स्थितिज ऊर्जा की परिवर्तन की बात हो गई। गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा, 1/2m। मान लेते हैं यहां पर वेग है v2, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। फिर से लिख देते हैं mgh2 माइनस h1 प्लस 1/2m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हो गया डब्ल्यू नेट, यही हो गया नेट वर्क डन, जिसकी वैल्यू कितनी है P1 माइनस P2 v m g h2 माइनस h1 यहां हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो P1 माइनस P2 कितना हो गया बच्चे, m बाई v g h2 माइनस h1 1/2 m बाई v। ये v वॉल्यूम है और ये v वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या हो गया P1 माइनस P2 रो जी h2 माइनस h1 प्लस 1/2 रो वेलोसिटी एट द सेकेंड एंड, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसको बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 प्लस रो जी H1 प्लस रो 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर हो गया P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर के बराबर हो गया। बेटा क्या ये हमें लग रहा है कि दोनों परिस्थितियों में एक अंत तथा द्वितीय अंत दोनों पर इनका योग बराबर रहा, यही तो बात है। तो इसको
हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर दोनों अंत पे बराबर रहा तो हर एक प्रत्येक बिंदु पर भी बराबर रहा होगा। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P प्लस रो जी एच 1/2 रो वी स्क्वायर एक नियतांक कांस्टेंट के बराबर होगा। यह है बर्नौली की प्रमेय। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। बर्नौली प्रमेय के अनुसार असमरूप अनुप्रस्थ काट वाली नली से असंपीड्य तथा अशयान तरल के नियत प्रवाह के दौरान, असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल, अशयान मतलब कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण का बल अंदर नहीं है, नियत प्रवाह यानी कि स्टडी फ्लो, सारी बातें मैंने बताई हैं। तो आदर्श तरल की बातचीत है यहां पर, जिसका नियत प्रवाह है के दौरान नली के प्रत्येक बिंदु पर दाब, प्रति एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। यही चीज हमने अभी प्रूफ कर दी। और कैसे प्रूफ करी? वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय के सहायता से, है ना। हो गई सॉल्व। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ इसके रूप भी हैं, कुछ इसके बच्चों क्या है, रूप भी हैं। क्या रूप है? अभी हमने प्रति एकांक आयतन के लिए निकाली, अब प्रति एकांक भार के लिए भी निकाल सकते हैं। तो क्या मिलता है, इसको देखते हैं। तो ये तो आपकी हो गई ना प्रति एकांक। अब एकांक द्रव्यमान के लिए अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? एकांक द्रव्यमान के लिए मास से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? मास से डिवाइड कर देंगे। देखो ये होता है ना पीवी, ये प्रति एकांक वॉल्यूम के लिए, ये मतलब प्रति एकांक आयतन के लिए ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो वी वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगी? 1/2 रो वी स्क्वायर रो वी जी एच कॉन्स्टेंट। अब देखो मास के लिए निकालना चाहते हैं, ये देखो ये मास ही हो गया, ये क्या हो गया? मास ही हो गया। तो यहां क्या आ जाएगा? मास से भाग लग जाएगा, ये मास था तो ये v²/2 हो जाएगा। मास ये दोनों कैंसिल कर देंगे ना प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए, तो प्लस जी एच ये कांस्टेंट हो जाएगा। और v/m क्या हो जाता है? रो हो जाता है। तो ये प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए हमने हल कर ली बहुत आसानी से। अब प्रति एकांक भार के लिए अगर करना हो, यानी कि एकांक भार की ऊर्जा, तो यहाँ पे हम क्या करो? जी से और डिवाइड कर दो। तो ये देखो ये आ गया P/ρg प्लस v²/2g प्लस h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो P/ρg जो है ना, ये आपका दाब शीर्ष कहलाता है। v²/2g को हम वेग शीर्ष बोलते हैं और h को गुरुत्व शीर्ष बोलते हैं। बेटा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा सा इस पे बन सकता है। आपको डेटा दे दिया और पूछ लिया कि बताइए वेलोसिटी हेड, इंग्लिश में से वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं। तो आप दाब शीर्ष को बताइए या गुरुत्व शीर्ष या को बताइए, पोटेंशियल हेड को बताइए, या आप अपना वेग शीर्ष को बताइए, वेलोसिटी हेड को बताइए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट इसे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं बर्नौली के प्रमेय के उपयोग। अब देखो इसमें कई सारी चीजें आपको क्लास में देखने को मिल जाएंगी, यानी कि आपकी किताब में भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हम फोकस करते हैं जिन पे न्यूमेरिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल ही IIT JEE और नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी न्यूमेरिकल पे पकड़ अच्छी हो सके। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो कि आपके थ्योरी तो पढ़ लेते हैं पर न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों के डेरिवेशन अच्छे नहीं है। तो आइए वेंचुरी मीटर को समझते हैं और टॉरिसोली की थ्योरम या प्रमेय को समझते हैं। तो देखिए वेंचुरी मीटर या वेंचुरी माप की बात कर रहे हैं हम। क्या चीज मेजर कर रहा है ये? कि प्रति एकांक समय में कितना आयतन द्रव का अंदर आ रहा है, यह हमें वेंचुरी मापी से या वेंचुरी नली से या प्रवाह मापी से पता चलता है। यानी कि प्रवाह की दर को नापता है ये। प्रवाह की दर किसके बराबर होती है सर? तो देखो प्रवाह की दर जो बराबर होती है, मैं यहां लिख देता हूं, प्रवाह की दर Q
प्रति एकांक dv बाई dt, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इसको हम कह सकते हैं। ये बराबर होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब यार बच्चे, अब हम जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ एरिया है A1, यहाँ वॉल्यूम है V1, यहाँ एरिया है A2, यहाँ वॉल्यूम है V2। अंतर है दोनों में, है ना, A1। लेकिन अविरतता का सिद्धांत या शांतता की समीकरण, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हम लिख सकते हैं ये इनका गुणनफल बराबर है, जैसे हमने Q के बराबर लिख दिया। तो V1 को क्या Q बाई A1 लिख सकते हैं, V2 को क्या Q बाई A2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो यहां पर एक देखिएगा, जो ये पानी या हम कहें जो द्रव है उसका तल है, उसका अंतर है। ठीक, तो यहाँ पे प्रेशर का भी डिफरेंस होगा। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर बिंदु A या X बिंदु कह दे रहा मैं इसे, X बिंदु पर प्रेशर कितना होगा, P नॉट, है ना, P नॉट, और मान ली मैंने ये डिस्टेंस L, तो ये P नॉट प्लस रो जी, ये तो H के बराबर है, H प्लस L, और Py, इस बिंदु को मैं y कह दूं, तो Py, या x बिंदु है तो इसको मैं 1 ले लेता हूं, P1, ये P2, इस पे कितना होगा, P नॉट रो जी L, ये दूरी L ही मान लीजिए, ये पूरी की पूरी दूरी हमने क्या मान ली है, L मान ली है। ये दूरी पूरी की पूरी इस बिंदु तक L मान ली है, एक सीधी लाइन पे ये बिंदु रो जी L। तो डेल्टा P कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों बिंदुओं पर दाब में अंतर, देखो सॉल्व करो, रो जी एच के बराबर आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक, अब बर्नौली की प्रमेय बिंदु x तथा y पर एक साथ लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए एक ही तल पे है तो स्थितिज ऊर्जा में इसी तल को या इसी स्तर को हम ZPEL, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल मान लेते हैं। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, P1 बाई P2, P1 माइनस P2 को आप क्या लिख सकते हो, रो जी एच डायरेक्ट लिख सकते हो, और ये हो गया रो बाई 2 V1, माफ कीजिएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, क्लियरिटी बढ़ जाएगी। तो रो से रो कैंसिल हो गया, है ना। अब V2 को क्या लिख सकते हो, V2 को लिख सकते हो Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, ये हो गया, नहीं A2, 1/2 यहाँ रहेगा, ये हो गया Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। अब Q स्क्वायर बाई 2 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, सिंपल गुणा भाग। तो Q की वैल्यू निकाल ली हमें, कितनी आ गई, 2GH A1 A2, देखो स्क्वायर रूट के अंदर तो ये जाएगा A1 A2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ना इधर, सॉल्व करना बहुत आसान है। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ गया गुणा में, यहाँ लिख लेते हैं A1 A2, चलो पीछे लिख देते हैं, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, गुणा में आ गया A1 A2। तो ये है वेंचुरी मीटर, इसके ऊपर आधारित आपको कई सारे सवाल मिल जाएंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। टॉरिसोली की थ्योरम देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एक पात्र है, पात्र की दीवार में छेद किया गया है, छेद का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, तो उसमें से पानी बहुत तेजी से निकल रहा होगा। ठीक है, पानी अगर तेजी से निकल रहा है तो अब मैं एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, यहाँ पे बर्नौली की थ्योरम लगा देता हूं। अब देखो बिंदु A पर अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, P नॉट। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, ये मेरा जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रो जी एच, ये एच।
तो पी नॉट प्लस रो जी एच। अच्छा, जो ये तल जो गिर रहा है ना, इसका वेग नगण्य है। जो फ्री सरफेस होगी, मुक्त सतह होगी, वो बहुत हल्की हल्की गिर रही है। यहाँ कितनी आ गया, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा 1/2 रो वी स्क्वायर। सॉल्व करा, देखो v की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh आ गई। ठीक है, अब ये कितना टाइम लिया होगा नीचे गिरने में? तो आप लोगों ने काइनेमेटिक्स तो पढ़ी है नहीं पढ़ी है? काइनेमेटिक्स में जब पढ़ी है तो उसमें आपने टाइम भी निकाला है। टाइम कितना आ जाता है? जो भी ऊर्ध्व से दूरी है भाई, कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला हो गया ना, है ना? क्षैतिज जो प्रक्षेप पे पड़ा था उसका कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0, इतना डिस्प्लेसमेंट बाई जी। परास कितना आ गया? आ गया ना आसानी से भाई, ये h माइनस एच बाई जी। तो देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो गया। कब मैक्सिमम होगा ये परास? जब स्मॉल h इज इक्वल टू h माइनस एच होगा, जो कि 2h कैपिटल H है और h बराबर h/2 होगा। तब जो परास है, दिस रेंज अधिकतम होगा। ठीक है, ये अधिकतम होगा। तो यही सारी बातें हैं। बाकी जितने आपके ना थ्योरेटिकल बातचीत है वो आप अपनी किताब में भी देख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट रहे तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम श्यानता की बात करेंगे। श्यानता का कोई भी संबंध सयाने से नहीं है, है ना? तो श्यानता क्या है, कैसे आंतरिक बल लगता है, किस तरीके से इसके ऊपर आधारित प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहें व्युत्पत्ति के साथ। जय हिंद।